नमस्कार साथियों। आज हम ऑनलाइन माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न करना सीखें। इसकी हम चौथी सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आप ITR 3 की लाइव फाइलिंग देखेंगे। इसमें जो आप फाइलिंग देखेंगे उसमें आय के जो स्रोत हैं वो व्यापार और व्यवसाय से होने वाली आय है और अन्य स्रोतों से होने वाली आय। ये दो तरह की आय के आधार पर ये निर्मित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ITR फाइलिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम हमारी वीडियो ट्यूटोरियल लगातार देखते रहें और उससे ITR कैसे भरा जाता है, उस चीज़ को सीखते रहें। पर यह पर्याप्त नहीं होगा। जो लोग इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में एज़ ए प्रोफ़ेशनल वर्क करना चाहते हैं, उनको मैं सजेशन दूँगा कि वो किसी सीनियर के साथ उनकी कंसल्टिंग में रहें। सीनियर के साथ रहने पे कहीं कोई समस्या होती है, कहीं कोई उलझन क्रिएट होती है, तो उनसे समाधान प्राप्त किया जा सकता है। आप चाहें तो हम आपको सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। हमारा एक सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसके तहत आप बहुत ही नॉमिनल खर्च में हमसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ITR की जो उलझनें हैं और जो समस्याएँ हैं, जो संशय है, उसका निराकरण हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी संस्था यस सिंह कंसल्टेंसी है, जो विगत 2017 से इस फील्ड में सेवाएँ प्रदान कर रही है। हमारी संस्था के पास लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस आज की डेट में उपलब्ध है। संस्था का पता आपके सामने शो हो रहा है और उसका मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस आपके सामने शो हो रहा है। अगर आप हमारे सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप संपर्क करें। अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे और हमने पहले से ही अपना अपने क्लाइंट का हमने ITR पोर्टल खोल रखा है। इनका हमें ITR 3 फाइल करना है। पिछली वीडियोस में मैंने इनका दिखाया था कि कैसे इनका डाटा कलेक्ट हमने किया हुआ है, कैसे इनका 26AS और इनका TIS हमने पहले ही ऑलरेडी निकाल के सारा डाटा कलेक्ट कर रखा है। हम आएंगे ई फाइलिंग पे। ई फाइलिंग पे आने के बाद हम फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। यहाँ हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर हमारा 23-24 है। हम ऑनलाइन मोड से करेंगे। ऑफलाइन मोड का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कोई भी हमने इनका फॉर्म पहले नहीं भरा है। अगर भरा होता तो यहाँ पे ये सेव होता। तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ITR 3, प्रोसीड विथ ITR 3 करेंगे और हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि आर यू फाइलिंग द रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या नीचे बताए गए किसी कारण की वजह से आप ITR भरना चाहते हैं। इसमें पहला कारण है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो जो नॉर्मल 2.5 लाख की छूट की इनकम है उससे ऊपर है। एक कारण ये हो सकता है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि सेवेंथ प्रोविजन भी एक कारण है जिसकी वजह से ITR 3 भरा जाता है, या अदर। हम यहाँ पे अदर का कारण चूज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने बताया था कि इस तरह से शेड्यूल हमारे पास खुलते हैं और ये शेड्यूल में बहुत चीजें होती हैं जिसे हमें देखना पड़ता है। जैसे पहला है जनरल शेड्यूल। जनरल शेड्यूल हमें जनरल इंफॉर्मेशन देखनी है। शेड्यूल पोर्तुगीज सिविल कोड, अगर आप पुर्तगाली सिविल कानून संहिता से शासित होते हैं तो आपको ये भरना होगा, नहीं तो पहला ही हम टिक करेंगे। इनकम में हम आते हैं, तो इनकम में आप सारे शेड्यूल आपको देखने पड़ेंगे कि कौन सा शेड्यूल आपके लिए इम्प्लीमेंट होता है। ये कहाँ से तय होगा, हमने ये चीज बता दी थी कि ये चीज तय होगी हमारी, जो इनका हमने डिटेल भरी थी। ये हमने भरी थी ना, आपने देखा था इस चीज को हमने भरा था।
तो वहां हमने इनकम हेड चेक कर लिए थे। अब अगर इस चीज को आप जानना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियोस को देखें तो आप इसको समझ पाएंगे। अब ये चौथा पार्ट है, आप पार्ट 2 या 3 देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनकम इनकम हेड हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि किन किन इनकम हेड में हमें डाटा फिलअप करना है, शेष को हमें छोड़ देना है। यहाँ बड़े आसान सी चीज है ITR 3 में कि जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो खाली आपको वही भरना है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, हमारी सैलरी नहीं है। देखिए आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, आप देख लीजिए इस चीज को। यहाँ पे वेतन से जो आय है वो आप देख लीजिए, वेतन से जो आय है वो 0 है, इसलिए इसको भरने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे हमने इसे छोड़ दिया है। हाउस प्रॉपर्टी पूछ रहा है, देखिए हाउस प्रॉपर्टी भी आपकी 0 ही है, हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई आपको आय नहीं हो रही है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। शेड्यूल फॉर कैपिटल गेन है, देखिए कैपिटल गेन भी नहीं दिख रहा है इसमें, हालांकि मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो भी एक आय होती है, तो कैपिटल गेन भी नहीं है, इसको भी आप हटा दीजिए। अब देखिए शेड्यूल 1 टू 112A, शेड्यूल 115 AD, ये सब विशेष शेड्यूल हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। शेड्यूल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जो आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स उनके बारे में बताइए। शेड्यूल अदर सोर्सेस, ऐसा भी कुछ नहीं है। शेड्यूल इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन, कोई स्पेसिफाइड पर्सन ऐसा हो। शेड्यूल इनकम फ्रॉम टैक्सेबल फॉर स्पेशल रेट, वहां भी ऐसा नहीं है। शेड्यूल इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म हो तब तो। एग्जेम्प्ट इनकम, कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, देख लीजिए एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम क्या बता रहा है, एग्जेम्प्ट का छूट प्राप्त है, ये भी 0 है, यहाँ भी कुछ नहीं रखना भाई, ठीक है। पास थ्रू इनकम, शेड्यूल फॉर आउटसाइड ऑफ इंडिया टैक्स रिलीफ, ये सारी चीजें हम यहाँ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्या है कैसे है, तो ये सब छोड़ते हुए चले जाना है। तो इस कॉलम में हमारा कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं है। बिजनेस के कॉलम में आइए, बिजनेस में क्या है, आपने शेड्यूल चेक कीजिए। नंबर 3 व्यापार और पेशे से आए, ये है, इसको हमें क्लिक करना है। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो आप हटा नहीं सकते, जैसे कि ये अगर आप इसको, मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको हमने सारे कर देंगे तो सारे ऑन हो जाएंगे, सारे ऑन होने का से दोबारा हटा देंगे कि जो कंपलसरी होगा वही बचेगा। अब नेचर ऑफ बिजनेस आपको रखना ही है। शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट, मैंने कहा था ना कि बैलेंस शीट लगती है ITR 3 में, ये हाँ आप भूल गए होंगे, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली देख रहे हैं, ये पूरे बैलेंस शीट आपको इसमें दर्शानी होगी। शेड्यूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अब हम तो कुछ मैन्युफैक्चर तो करते नहीं, हमने पहले बता दिया था कि ये जो शेड्यूल बना हुआ है, ये जो बना हुआ है एक BC पॉइंट का है, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, जो लोगों का पैसा निकालता है ना, होते हैं शहरों में, या और साइबर कैफे वालों के लिए बना हुआ है, तो ये सब भी शेड्यूल यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन इसको आप हटा नहीं सकते, ये मैंडेटरी है। अभी देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, आप देख रहे हैं शेड्यूल ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ITR 3 किसी एक के लिए स्पेसिफिक धुन बना हुआ है, वो तो एक जो रिलायंस इंडस्ट्रीज भरेगी वही आप भरेंगे, वो तो एक छोटे बड़े सबके ध्यान में रख के थोन बना हुआ है। अब आपके लिए जो इम्प्लीमेंट हो आप देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, ये आप हटा नहीं सकते। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए मैंने सब बताया था, ध्यान से देखिएगा, ये है प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखिए ये वाला ये शेड्यूल पूरा दिखाना होगा आपको यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्वांटिटेटिव डिटेल्स छोड़ दीजिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड शेड्यूल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये यहीं से डाटा खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हटाना भी चाहेंगे तो ये हटेगा नहीं, ये BP बहुत ही स्ट्रांग होता है, हाँ वो ब्लड की BP नहीं कह रही हैं, BP मतलब फुल फॉर्म होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आपके ब्लड ग्रुप वाली BP नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ शब्दावली है, मैं शब्दावली आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। BP OS CR ये सब मैं आपको बताऊंगा। शेड्यूल एक्सपेंडिचर छोड़ दीजिए, ICDS छोड़ दीजिए, अगर GST बंदे के पास है
तब तो जीएसटी शेड्यूल ऑन कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक है। डिप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, ये प्राय फैक्ट्री मालिकों पे ज़्यादा असर होता है क्योंकि उनकी मशीनें होती हैं जो डिप्रिशिएट होती हैं। अब फिर वही चीज़ कीजिए, इसको ऑन कीजिए, तो जो जो कंपल्सरी है वो यहाँ पे आ जाएगी। एक बार देख लेते हैं, शेड्यूल डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, शेड्यूल डिप्रिसिएशन अदर असेट्स, शेड्यूल डिप्रिसिएशन समरी, शेड्यूल डीम्ड कैपिटल गेन एंड डिप्रिसिएबल एसेट्स, शेड्यूल अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, ये सब है, ये फैक्ट्रियों के लिए होता है, इसे हम छोड़ देते हैं। अब आते हैं डिडक्शन। डिडक्शन माने होती है छूट। ये जो हमने नॉर्मली दिखाई थी छूट, ये यहाँ जीवन बीमा वाली जो देखिए जितनी भी छूटें होती हैं वो हम चैप्टर 6 में दिखाते हैं। जैसे जीवन बीमा में कितना आपने दिया, और इसमें गृह ऋण में आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया, कितना इंटरेस्ट दिया, तो ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं 1 से लेके 12 तक, इसमें से कुछ चीजें हमारी कवर हो जाती हैं छूट में। ठीक है, अब कौन कौन सी कवर होती हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप शेड्यूल डिडक्शन 1010A फिर वही चीज कीजिए, इसको ऑन कीजिए, बंद कीजिए। अब देखिए जो कंपलसरी बचेगा, सेक्शन 80D, ये छूट का सेक्शन है। 10AA है नहीं, 80G। देखिए शेड्यूल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, इसे आप छोड़ दीजिए। शेड्यूल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, 80G जो होता है वो डोनेशन के लिए होता है। जिन संस्थाओं के पास 80G सर्टिफिकेट होता है ये उनके लिए इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर आपने डोनेशन किया हो तो बताइए। 80D जो होता है वो हेल्थ रिलेटेड, आपने कोई आप छूट लेना चाहते हैं जो आपने खर्चा किया हो, तो अगर है कि नहीं चेक कर लीजिए। देखिए 80D हमने यहाँ पे 0 किया हुआ है, तो क्या मतलब है इसको ऑन करने का, नहीं करेंगे। शेड्यूल डिडक्शन फॉर द मेंशन्ड मेड, वैसा कुछ है नहीं कि आपने रिसर्च के लिए कुछ किया हो। 10, ये देखिए यहाँ से कुछ सेक्शन अलग से बनाए गए हैं जिन पे छूट आप खर्च करते हैं तो वो होगा, ऐसा कुछ है नहीं। अब चैप्टर 6A, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी बेसिक जितनी भी रहती हैं, जो हमारी छूटें रहती हैं वो 10th A में रहती हैं। अगर कुछ है, देख लीजिए कुछ है, अरे भाई कुछ नहीं है, 80C भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई छूट नहीं है। अब टैक्स में आते हैं, फिर वही काम कीजिए, इसको ऑन कीजिए और ऑफ कर दीजिए, तो जो जो कंपल्सरी होगा वो रह जाएगा। शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, शेड्यूल ऑफ द टैक्स पेमेंट। अब ये सारी चीजें हैं। देखिए शेड्यूल ऑफ द डिडक्टेड एट सोर्स, शेड्यूल एट टैक्स कलेक्शन, TCS बोलते हैं इसे। अगर ऐसा कुछ है तो आप डालिए, नहीं छोड़ दीजिए। तो मेरे ख्याल में केस में ऐसा कुछ है नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ। अदर, अदर में हम आते हैं, फिर वही चीज कीजिए और इसको छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे सारी चीजें कंपलसरी हैं, एक तरह से वो ऑटोमेटिक जो कंपलसरी है वो रहेंगी, उनको आप हटा नहीं सकते हैं। अच्छा एक चीज छूट गई हमारी, अन्य स्रोतों से आय, OS। अब देखिए OS कहाँ है, OS कहाँ है, देखिए इसी में चेक कीजिए, लिखा है ना OS होगा इसी में कहीं। ये देखिए OS, शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेज, इसको यस करना पड़ेगा। याद कर लीजिए, जैसे मुझसे गलतियां हो रही हैं उससे आपसे भी हो जाएंगी। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, फिर पूछ रहा है डिक्लेरेशन, यस कंटिन्यू। तो हमें इतने ही शेड्यूल भरने हैं। अब यहाँ पे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हैव यू ऑप्टेड ए न्यू टैक्स रिजीम, आपने टैक्स रिजीम ऑप्ट किया हुआ है। हैव यू बीन ऑप्टेड, तो हमने नहीं किया हुआ है। ऑप्शन फॉर द करंट ईयर, आप इस साल ऑप्ट करना चाहते हैं, नहीं करेंगे भाई। ठीक है, कंटिन्यू करके आगे बढ़िए, फिर कंटिन्यू कीजिए। अब ये सेक्शन की बात कर रहे हैं कि 44AD, 44AD जो होता है वो छोटे व्यापारियों के लिए और व्यवसायियों के लिए होता है। तो यहाँ हम जो 44AD के लिए अलग से एक फॉर्म भरा जाता है, ITR 4, तो हम भर नहीं रहे हैं तो इसलिए इसको नो करेंगे। ये 44AD होता है, पेशेवर लोगों के लिए होता है, व्यवसायियों के लिए होता है, और ये इसका ITR फॉर्म 4 होता है।
हम यहाँ नहीं भरेंगे, नो कर दे रहे हैं। 44 AE जो होता है वो होता है हमारा ट्रांसपोर्टरों के लिए, उसका ITR फॉर्म 4 होता है, यहाँ नहीं है इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। कह रहे हैं आर यू इंगेज इन स्पेसिफिक बिजनेस एज पर सेक्शन 35D? नहीं, ऐसे किसी स्पेसिफिक बिजनेस में नहीं है, तो नो करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे सारे जवाब हो गए। अब ये शेड्यूल हमें भरना है। जरा गिनती कर लें कितने भरने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लगभग 17 हम अगर कम से कम हम करें तो 17 शेड्यूल हमें भरने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ITR जो 3 है वो रियल ITR है, उसमें एक एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन व्यक्ति संबंध में मांग ली जाती है, कंपनी संदर्भ का यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। आइए शुरू करते हैं। तो हम पार्ट ए जनरल खोलेंगे। साइट थोड़ी स्लो चल रही है। अब ये इनका नाम वगैरह आ गया, आधार नंबर अटैच है, ये है। कांटेक्ट पर्सन में हम कांटेक्ट डिटेल देख लेते हैं, कुछ अधूरी तो नहीं है, ठीक है। फाइलिंग सेक्शन, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब देखिए एक सेक्शन होता है 139(1), रिटर्न फिल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, आपने ड्यू डेट से पहले भरा है। फिर 194, बिलेटेड रिटर्न फिल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। फिर 139(5), रिवाइज्ड रिटर्न। 35CD, modified return। and 139 to be after the continuation of the detail। इस तरह के रिटर्न इस तरह की हमें देना पड़ता है। हम ड्यू डेट की बात कर रहे हैं क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट थी फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, इसलिए हम लेट हैं तो हमने अपना सेक्शन चुनेंगे। इसके बाद ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम? नहीं भैया, नई टैक्स रिजीम में नहीं जाना है हमको। फिर कह रहे हैं ऑप्शन फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, फॉर सेलेक्टिंग ऑप्शन फॉर यू आर ऑप्टिंग फर्स्ट टाइम। नहीं भैया, हमें नहीं रहना है। ये टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम की। अब क्या रेजिडेंस पूछ रहे हैं, तो भाई हम भारतीय हैं, और भारत में रहते हैं, तो हम रेजिडेंट हुए। और कह रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, भारत में 182 दिन से ज्यादा रहने के लिए हमने ये किया, हम तो जन्म से भारत में रह रहे हैं भाई। और जो लोग नॉन रेजिडेंट हैं उनके लिए ये कॉलम हम चूज करेंगे। ठीक, कोई नॉन रेजिडेंट का फॉर्म आएगा तो भर के दिखाएंगे। कह रहे हैं डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर द सेक्शन 115H? नहीं भैया, हमें नहीं लेना है। आर यू गवर्न्ड बाय द पृथ्वी सिविल कोड? नहीं भैया, हम भारतीय संविधान से हैं, तो नो हो जाएगा। वेदर SSC हैज अंटिल ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, कि कह रहे हैं कि वेदर SSC हैज ए यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एंड डिलीवर्स द इनकम सोलोली इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव SSC? नहीं भैया, ऐसा भी कुछ नहीं है। डिटेल ऑफ डायरेक्टरशिप, कहीं डायरेक्टर हैं आप? नहीं है। कह रहे डिटेल्स ऑफ फर्म, कह रहे हैं वेयर पार्टनर इन द फर्म? नहीं भैया, कैसे कहीं कहीं पार्टनर नहीं है। डिटेल्स ऑफ द अनलिस्टेड इक्विटी शेयर? नहीं भैया, वो भी नहीं है हमारा। ऑडिट इंफॉर्मेशन में आते हैं, आर यू लाइबल टू मेंटेन द अकाउंट एज पर सेक्शन 44AA? एज पर सेक्शन 44AA क्या कहता है, इसको आप खोलेंगे तो यदि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जो वर्तमान इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है और आपका जो टर्नओवर है वो 25 लाख से ज्यादा है, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब हुआ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब हुआ कि ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट है, ये जो आप डिटेल दे रहे हैं, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको रखना है। आपसे
पिछले 7 सालों के डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, आप इनकार नहीं कर सकते, आप लायबल हैं। वही आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू लायबल टू मेंटेन एज पर सेक्शन 44 ए। यस, यस करना है, क्योंकि हमारी इनकम कितनी है, हमारी इनकम 2.5 लाख के ऊपर जा रही है। या तो इनकम 2.5 लाख के ऊपर हो या टर्नओवर 25 लाख के ऊपर हो, या पिछले 3 सालों में भी एक बार भी ऐसा रहा हो, तो मेंटेन करने की जरूरत है। वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग द इनकम ओनली द सेक्शन, ऐसा कुछ है नहीं भाई, ऐसा कुछ सेक्शन नहीं है। अरे वेदर ड्यूरिंग द टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस इज बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़, नहीं भैया इतना कहाँ काम हुआ है। तो ये हम बीच वाला लेते हैं, नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। कह रहे आर यू लायबल अंडर सेक्शन 44 ए बी। 44 सेक्शन ए बी ये कहता है कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट कराने की शर्त क्या है कि 2 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर गया हो तो आपको ऑडिट कराना है। तो भैया यहाँ पे ऐसा है नहीं, इसलिए हम इसको नो कर देंगे। आर यू लायबल टू मेंटेन ऑडिट, नो हमने यहाँ भी कर दिया। इफ यू लायबल टू फर्निश ए ऑडिट रिपोर्ट मेंशन इन द डेट ऑफ फर्निशिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं, जब हमने ऑडिट रिपोर्ट बनाई नहीं तो कहा है उसकी डिटेल में। अब कह रहे हैं दूसरा, इफ यू लायबल टू ऑडिट अंडर एनी अदर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के अलावा किसी और एक्ट में आपको ऐसा करना हो तो उसकी रिपोर्ट दीजिए। तो नहीं है, इसको हम सेव कर देंगे। बैंक डिटेल, इनकी ये बैंक डिटेल है। अब पैसा किस में जाना चाहिए, अब इसको जानने के लिए फिर इनका ये देखिए, ये सेविंग में पैसा जाएंगे, इसमें ये 5827, ये 5827, इसमें आप ओके कर दीजिए, इसमें जाएगा पैसा और यहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिए। अब ये देखिए, जब जब शेड्यूल ये भर जाता है तो ओके कंफर्म्ड हो जाता है। नेचर और बिजनेस खोलिए, ऐड डिटेल कीजिए। अब कोड क्या लगेगा, सब यहीं पे है। देखिए ये है 14007, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ आप सर्च कीजिए, साइबर कैफे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नाम पूछ रहे हैं, नाम आप डाल दीजिए जो भी आपकी संस्था का नाम रहा हो। हमारी संस्था का नाम है और डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं तो साइबर कैफे है। तो इसको हमने ऐड कर दिया, कैसे दिखने लगेगा। अब देखिए क्या एक ही है, नहीं दो है। तो इसका कितना है, 113,018, नहीं सॉरी 113 नहीं है, ये है 13,018। तो फिर आराम से अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज, तो यहाँ पे फिर वही आप नाम लिखिए। इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अगर इसी तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे, इसीलिए इसको बनाना जरूरी है। इसको बनाना इसलिए जरूरी है, जितनी भी गलतियां हो यहाँ हो, इस फॉर्म में हमारी कोई गलती ना हो। यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। अब हम बीएस पे भरेंगे, यानी हमारी बैलेंस शीट। अब देखिए लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 डे ऑफ मार्च 2023, 2023 के हिसाब से हमें ये भरना है। अब यहाँ पहले खोलेंगे हम सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड का मतलब पैसा कहाँ से आया, उसे आप क्लिक करेंगे। अब प्रोप्राइटर कैपिटल पूछ रहा है, देखिए प्रोप्राइटर कैपिटल हमारी कितनी है, हमारी प्रोप्राइटर कैपिटल ये ए प्लस बी माइनस सी वाला चक्कर, ये आप बताना है भाई, ये वाला ये बताना है, इसमें बाकी चीजें नहीं पूछी जा रही हैं। तो है 339068, 339068। अब कह रहे हैं रिवर्स एंड सरप्लस, कोई इनकम आपको अलग से मिली हो, तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास।
देखिए कहीं कुछ इनकम है आपके पास ऐसी इस तरह की। अब देखिए एक एक करके चीजें खुलेंगी। लोन फंड खोलिए, कोई लोन फंड है, देखिए कहीं लोन से कोई पैसा लिया है? नहीं। सुरक्षित ऋण बैंक से भी कुछ नहीं लिया, परिवार से भी कुछ नहीं लिया, अनसिक्योर में भी बैंक से कुछ नहीं लिया गया है। देखिए यहाँ सुरक्षित एक सुरक्षित ऋण होता है कि आपने बैंक से कुछ गिरवी रख के लिया हो या किसी परिवार मित्रों को कुछ गिरवी रख के लिया हो। और असुरक्षित ऋण वो होता है कि बैंक से आपने जैसे सीसी लिया हो या पर्सनल लोन लिया हो, वो असुरक्षित होता है। यानी जिस लोन के लिए आपने कुछ गिरवी रखा हो वो सुरक्षित हो गया, और जिस लोन के लिए आपने गिरवी न रखा हो वो असुरक्षित। सुरक्षित का मतलब गिरवी रखा हो और असुरक्षित का मतलब गिरवी न रखा हो, ये फर्क होता है। समझ रहे हैं बात को? मैं इरेजर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ सिक्योर फंड में कुछ नहीं है, अनसिक्योर फंड में कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं टैक्स लाइबिलिटी, कोई आपके ऊपर कर का दायित्व हो जो देना हो आपको। एडवांसेस हम खोलते हैं, कोई कोई आपको एडवांस हो। देखिए सारी चीजें यहीं पे हैं, यहाँ पे है ना, एडवांस लिया गया धन कुछ हो तो वो बताइए। E14 में आप देख रहे हैं ना, E14 में तो वही चीज यहाँ पूछी जा रही है। अब यहाँ एक्सपेंड डाल भी कर सकते हैं, सारे सारी खुल जाएगा। लोन फंड में भी हमारा कुछ नहीं है, करें डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में भी कुछ नहीं है, एडवांसेस में कुछ नहीं है। तो ये जो आया, ये जो डाटा आना चाहिए, ये ये डाटा यहाँ के डाटा से मैच करना चाहिए। अगर मैच है तो सही है, नहीं मैच है तो गड़बड़ है। देख लीजिए 33 90 68 यहाँ आ रहा है, 33 90 68 यहाँ आ रहा है, तो इसे आप ऐड कर दीजिए। देखिए आ गया। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड, और जो पैसा आया उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है ये देखिए, यही एप्लीकेशन ऑफ फंड है। ऐड डिटेल आप करेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्थायी संपत्ति फर्नीचर और फिक्सर हमारा 5000 का है, और इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारा, फर्नीचर और फिक्सर हमारा 15,000 का है, और इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारा 5,000 का है, तो दोनों मिला के हमारा 20,000 का हो गया। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं फिक्स एसेट, फिक्स एसेट हमारा कितना हुआ दोनों मिला के 20,000। अब नंबर बी हमसे पूछ रहे हैं डिप्रीशिएशन बताओ। वही मूल्य ह्रास, ये मैंने पहले निकाल के रखा है अभी। मूल्य 10% में निकाला 2,000 रुपए का, तो ये हमने 2,000 रुपए का हमने मूल्य ह्रास डाल दिया, तो टोटल कितना आया देखिए 18,000 आया ना। सेम फार्मूला लगा हुआ है ए प्लस बी माइनस सी का, सेम फार्मूला लगा हुआ है। तो ये जो मैंने फॉर्म बनाया है, मैंने इसी के आधार पे बनाया हुआ है। इसी वजह से हमारे आईटीआर एकदम सही भरे जाते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, कोई लॉन्ग टर्म में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, लंबे समय के लिए कहीं पे आपने पैसा लगाया हो, गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटीज में, कैपिटल गेन के मामले में होता है ना, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज में आपने लगाया हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया हो, इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग में शेयर्स में किया हो, डिवेंचर्स में किया हो, तो डिटेल यहाँ पे देनी है। तो यहाँ हमने ऐसा कुछ किया है, आओ देखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है कहीं कुछ। ये जो कॉलम होता है इन्वेस्टमेंट का, ये वाला होता है, अन्य संपत्ति वाला कॉलम होता है, जो शेयर डिवेंचर ये जो हम लगाते हैं ना, ये पैसा यहाँ पे होता है। अन्य संपत्तियां हमारे पास क्या क्या है, E24। करेंट एसेट्स, अब यहाँ से आप एक काम कीजिए, एक्सपेंड डाल कर लीजिए, ये फायदा रहता है। फिक्स एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट में हमने देख लिया। करंट एसेट, लोन, इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स में जो हमारा ये इन्वेंट्रीज का कॉलम है, ये बहुत जरूरी होता है। ये चीज बताता है ना कि 31 तारीख को कितना आपके पास सामान था, ये डिटेल यहाँ आती है। 31,500 हमारे पास था, तो ये डिटेल हम भरते हैं, 31,500 यहाँ डालते हैं। अब अगर कंपनी वगैरह हो, अब इसमें देखिए कह रहे हैं स्टोर हो, कंज्यूमेबल हो, पैकेजिंग मटेरियल हो, रॉ मटेरियल हो, स्टॉक इन प्रोसेस हो, फर्निश्ड गुड्स हो।
तो ये सारी चीजें इस तरह की होती हैं। तो हमने अपने इन्वेंट्रीज को कंज्यूमेबल इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल, हमने कंज्यूमेबल ले लिया। अरे भाई इनकी दुकान पे जो इन्होंने कंप्यूटर और मॉनिटर लगाए हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं ना, तभी तो कंप्यूटर और वो फिंगर डिवाइस ये सब चीजें लगा के और इन्वर्टर बैटरी लगा के काम कर रहे हैं, तो वेस्ट थोड़ रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ना। इसलिए हम यहाँ पे इसको हम कंज्यूमेबल में लेते हैं। रॉ मटेरियल है नहीं, स्टॉक इन प्रोसेस है नहीं, फर्निश्ड गुड है नहीं, तो हम कहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, सन्डी डेबिटर्स मैंने बताया था ना, ये देखिए ये लिखा है सन्डी डेबिटर्स, ये लिखा है कि आपने माल उधार दिया हो लेकिन पेमेंट न मिली हो, तो सन्डी डेबिटर्स हमारा यहाँ पे आप 0 कर दीजिए। अच्छा, अब कैश एंड बैंक बैलेंस के बारे में पूछा जा रहा है। कैश इन हैंड कहाँ है, याद आया, भरे थे कि 31 तारीख की रात में बैंक में कितना पैसा था, 1860 रुपए था। ये है ना बी वाला कॉलम, बैलेंस विद द बैंक, तो यहां हम भरेंगे 1860। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना था देख लीजिए, ये नगद रकम E22 28,7708, 28,7708 ये हम भर देंगे कैश इन हैंड में। 28,77 क्या था उसके आगे, भूल गए भाई, 08 था, अरे भाई भूल जाते हैं। 28,77 कैश इन हैंड। अदर करंट असेट्स, कुछ और करंट असेट्स हो आपके पास तो आप बता दीजिए, है, देख लो, नहीं है और कोई ऐसा असेट्स नहीं है। अच्छा, लोन एंड एडवांसेस, कोई आपने अपना पैसा लोन एडवांसेस में दिया हो, ये देखिए यहाँ दिया है, 0 है ना। कुछ हमने लोन वोन दिया हो किसी किसी फैमिली को, किसी फ्रेंड को, तो वो बता देना है। अब यहाँ पे यहाँ शर्त यह है कि एडवांसेस रिकवरेबल इन द कैश एंड काइंड्स ऑफ वैल्यू टू बी रिसीव्ड, मैंने जिसमें उसको रिसीव किया जा सके। आपने कैश दिया हो तो कैश लेंगे, 0 कर दीजिए। अब देखिए, अब ये टोटल यहाँ पे इतना आ गया। करंट लायबिलिटी, अब यहाँ देखिए करंट लायबिलिटी में सैंड्री क्रेडिटर्स पूछ रहा है, ये कॉलम कहीं देखा है, देखिए ये यहाँ पे है सैंड्री क्रेडिटर्स। ये देखिए उधार माल आपने थोक विक्रेता से लिया हो, यहाँ पे ये होता है जो हमारे किसका पार्ट है, कैपिटल एंड देनदारी का पार्ट है। ये कैपिटल और देनदारी का यहाँ पे ये पार्ट है, तो ये भी कुछ नहीं है, 0 हम यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई चीज हो तो आप डालिए, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, प्रोविजंस, प्रोविजंस कोई टैक्स वगैरह बाकी हो आपके, प्रीवियस टैक्स वगैरह बाकी हो तो आप लगा सकते हैं। कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो आपके, तो ऐसा ये यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंशन आया वो ये आना, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं बराबर है। यहाँ कितना आ रहा है, 33,90,68, यहाँ कितना आ रहा है, 33,90,68, बात बराबर हो गई, बहुत सही। तो आप ये देख लीजिए कि एक्सपेंडाल हम कर लेते हैं, यहाँ भी 33,90,68 और यहाँ भी 33,90,68। हर हाल में सोर्स ऑफ जो फंड है और एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो बराबर होना चाहिए। सी कॉलम में सॉरी, नो अकाउंट केस, तो कह रहे हैं नो अकाउंट केस आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जब आप सेक्शन अंडर सेक्शन 44AA को आपने ऑफ किया हो, वहां तो हमने यस करके आए हैं तो हम कर ही नहीं सकते, तो यहाँ हम छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, कंफर्म कर देते हैं। देखिए कितना आसान था। बस लोग हवा बना के रखे हैं और कुछ है नहीं। ITR 3 बहुत ही आसान है, बशर्ते आपके समझ में वो चीज आ जाए। बात समझिएगा, बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक कैपिटल एंड गेन और एक होती है कैपिटल और देनदारी। ये कितनी कैपिटल है और कितनी आपकी देनदारी है, और दूसरी तरफ होती है एसेट, कितनी आपके पास संपत्ति है। इन दो चीजों का जो जोड़ है वो बराबर होना चाहिए। कैपिटल और देनदारी, देखिए इस केस में कैपिटल और देनदारी हमारी इतनी निकली और संपत्ति और उसकी देनदारी हमारी दोनों बराबर निकली ना, तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट सही है।
जो भी आपको काम करना है वो आप पहले पेपर पे कर लें। गलती हम लोग यही करते हैं, सीधा काम यहाँ आके करने की कोशिश करते हैं, तो मैच ही नहीं करता। आते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे। अब जो कि हम कुछ मैन्युफैक्चर यहाँ कर ही नहीं रहे हैं, तो हम क्यों इस चीज़ को भरेंगे? हम इसको खाली कन्फर्म कर देंगे। अब यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए। अब देखिए आपने शेड्यूल में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या भरा था? ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने पूरा काट दिया था, क्योंकि बीसी पॉइंट जो है ना कुछ खरीद रहा है ना कुछ बेच रहा है। वो तो खाली लोगों का पैसा निकालने में उनकी मदद कर रहा है और उसको कमीशन मिल रहा है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट उसका कुछ नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं भरनी है, इसको कंफर्म करके आगे बढ़ जाना है। अब आते हैं पी एंड एल। अब भाषा जान लीजिए, अगर आप टैक्स करने आए हैं तो टैक्स की भाषा आपको आ जानी चाहिए। पी एंड एल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। देखिए यहाँ फाइनेंशियल ईयर लिखा है ना कि असेसमेंट ईयर। तो आपको पीएल बनाना है। पीएल कहाँ मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए ये बीच में हमने बनाया था नंबर 2 वाला प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारी डिटेल अब यहाँ पे भरनी है। आइए भरते हैं। सबसे पहले आपको बताना है क्रेडिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा आया कहाँ से? पहला प्रश्न तो यही है, क्या आप भरेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सकल लाभ है वो हमारे साइबर कैफे से आया है और हमारे कमीशन से आया है। कमीशन का पैसा कहाँ से आया था? मैंने बताया था 26 एएस में हमने देख लिया था कि साल भर में हमें कितना कमीशन मिला है। साइबर कैफे तो हम प्राइवेटली चला रहे हैं, इसके लिए इसके हम जिम्मेदार हैं, लेकिन जो कमीशन मिल रहा है वो कंपनी से मिल रहा है, वो हम 26 एएस में चेक कर लेते हैं। भूल गए? नहीं समझ में आ रहा है? आइए दिखाते हैं। मैं जान रहा था आप भूल जाएंगे, इसलिए मैंने पहले से चीजें रखी हुई थी अपने पास। ये देखिए 26 एएस मैंने निकाल लिया। पहचान रहे फॉर्म? ये देखिए ये पैसा जो हमको आया हुआ है फिया टेक्नोलॉजी से, ये सेम पैसा है कि नहीं है? है सेम पैसा? ये पैसा ही यहाँ पे लिखा गया है और साइबर कैफे से हमने कमाया है, इसलिए पैसा यहाँ लिखा जाएगा और इन दोनों का जोड़ यहाँ लिखा है और जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। क्लियर? ओके। अब आइए इसको भरना कैसे है। क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आप ऐड कीजिए। आप कह रहे हैं अदर इनकम, रेंट से पैसा आया हो, कमीशन से पैसा आया हो, तो पैसा कमीशन से आया था ना, और कमीशन से आया पैसा तो अब लिखिए कमीशन से आया पैसा है। कितना पैसा आया है? 21, 24, 44। 21, 24, 44 ये यहाँ से आया। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इसलिए हिंदी में मैं संख्याएं पढ़ता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है। आपके लिए भी आसान होगा। हाँ, गारमेंट के बच्चों के लिए दिक्कत होती है, तो भाई मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता उतना। अब हम देखते हैं और कहाँ से पैसा हमें आया है। कमीशन, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट सेल्स, प्रॉफिट। अब ये सब चीजें अगर कोई चीज होंगी तो हम यहाँ से देख लेंगे ना। कमीशन के अलावा कहीं कोई और पैसा आया तो है नहीं, तो ठीक है। अब ये कह रहे हैं डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कहीं से इंटरेस्ट की इनकम आई हो जो आपने एफडीआर वगैरह में रखते हैं करके, तो उसकी इंटरेस्ट इनकम हो गई। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑन द फिक्स एसेट्स, जो आपने फिक्स एसेट कोई जमीन वगैरह बेची हो तो प्रॉफिट वगैरह कुछ आपका हुआ हो इस तरह से। अब यहाँ पे हम आते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। अगर इसमें कोई इनकम कवर नहीं हो रही है तो आप भर दीजिए भाई, चलिए हम भर देते हैं। साइबर कैफे से हमें कितने पैसे आए हैं देखिए। हमें आए हैं
185000, 185000। टैक्स में ऐसे ही बात होती है, यहाँ लाख करोड़ हजार में बात नहीं होती, 185000 पे बात होती है। अगर और भी हैं तो और भी आप ऐड करके बढ़ा दीजिए। तो टोटल हमारा कितना आया, 212,444। क्या इतना है? कहीं गड़बड़ है, कहीं नहीं, अभी तो ऐड नहीं हुआ ना। आप देखिए यहाँ ऐड हो गया ना भैया, 397,444, 397,444, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा आ गया। अब पैसा आ गया तो पैसा खर्च कहाँ होगा, उसको खर्चा कीजिए, डेबिट्स, बताइए कहाँ है। फिर डेबिट की कॉलम खोलिए और एक्सपेंड ऑल कर दीजिए, पहला काम। यहाँ पे ऐड शेड्यूल कीजिए। तो यहाँ पूछ रहे हैं फ्लाइट आउटवर्ड्स, मतलब बाहर से सामान लाने में जो खर्चा हुआ हो, कंजम्पशन ऑफ स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, पावर एंड फ्यूल, रेंट में आपने कुछ खर्चा किया हो। तो देखिए भाई क्या क्या है। सबसे पहले है हमारा खर्चा वेतन पे होने वाला खर्चा। वेतन कहाँ है, सैलरी एंड वेजेस। देखिए इसमें हम भरेंगे कितना खर्च हुआ है, 42,000, तो उसमें हम भरेंगे 42,000। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, टेलीफोन है, जनरल एक्सपेंस है, रिपेयरिंग है। देखिए यहाँ रिपेयर ऑफ बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ मशीनरी, ये पहला वाला। तो हम रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी में हमने कितना खर्चा किया है, हमने खर्चा किया है 2500 रुपये। भाई कंप्यूटर खराब हो गया, विंडो उड़ गई, तो सब चीजें होती है ना। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग अगर आपने कराई हो तो और बताइए। किराए पे आपने कुछ खर्चा किया हो, देखिए किराया है कि नहीं है, किराया नहीं, किराया जीरो, देखिए किराया जीरो है, इसलिए किराया जीरो रहेगा भाई। ठीक है। तो रेंट हमारा यहाँ पे जीरो हो गया, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग में कोई खर्चा नहीं किया हमने, तो ये जीरो हो गया। पावर एंड फ्यूल में हमने डीजल जनरेटर नहीं खर्च किया, तो यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं खर्च किया, यहाँ पे भी जीरो कर दिया। बाहर से कोई सामान नहीं लाया, इसलिए यहाँ भी जीरो कर दिया। ये चीज ओके हुई। अब सैलरी वेजेस का एक ही कॉलम है, हमने कर दिया। कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, वेदर यू आर एनी कंपनसेशन, आपने किसी को दिया हो तो नहीं दिया। हमारे यहाँ भाई कोई हादसा होता तो देते ना, तो इसको सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिर एक्सपेंड ऑल कर दीजिए। अब यहाँ इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस में, ये इंश्योरेंस आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा है, पर्सनल ना समझिए, कंपनी के कर्मचारियों के लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की मैंने इंश्योरेंस किया हो तो यहाँ बताइए। आपका पर्सनल वाला यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो सब जीरो है, सब जीरो है, जीरो कर दीजिए। कर दीजिए या ना कीजिए, सब बात बराबर ही है। वो नहीं भरे को जीरो ही कंसिडर कर किया जाता है। इसके बाद वर्कमैन एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट, देखिए और क्या खर्चे हैं जो आपने किए हैं। हमने प्रचार पे खर्चा किया है 2560 रुपए। देखिए प्रचार का खर्चा कहाँ है, एडवर्टीजमेंट, देखिए 29 नंबर में है ना एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे हम खर्चा करेंगे, कितना खर्चा करेंगे भाई, 2560, 2560। सेल्स प्रमोशन पे कोई खर्चा हमने किया हो, देखो भाई प्रमोशन ऑफर, प्रमोशन ऑफर जीरो है हमारा, तो प्रमोशन में हम कुछ नहीं डालेंगे, जीरो कर देंगे। कॉन्फ्रेंस में कोई खर्चा नहीं किया है, हॉस्पिटैलिटी में कोई खर्चा नहीं किया है, एंटरटेनमेंट में कोई खर्चा नहीं किया है, वर्कमैन एंड वेलफेयर एक्सपेंस में कुछ नहीं किया है भाई। कमीशन, भाई आपने अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कोई कमीशन किसी को दिया है, ये वो कमीशन की बात नहीं हो रही जो आपको मिला है, जो आपने अपना व्यवसाय चलाने के लिए किसी को दिया हो, ऐसा कोई कमीशन, तो ऐसा कुछ है नहीं। भरिए ना भरिए, छोड़ दीजिए। अब हम सेकंड पेज पे जाते हैं इसके। कोई रॉयल्टी साइड ऑफ इंडिया, पेड इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट अदर देन द कंपनी, तो आपने कोई खर्चा किया। देखिए यहाँ खर्चा पूछा जा रहा है, आपको रॉयल्टी मिलती भी है लेकिन वो इनकम में हो गई, यहाँ खर्चे की बात हो रही है। प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी फीस, देखिए कुछ है भाई, नहीं इन्होंने फीस भी नहीं दी है, मेरी फीस नहीं दी, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी फीस नहीं दी इन्होंने।
मैं तो गलत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। खैर मेरे ये चाचा का लड़का है तो इससे कंसल्टेंसी फीस मुझे नहीं लेनी है, लेकिन वकील को तो फीस मिलनी चाहिए ना। अच्छा, और क्या खर्चा है? और ये मरम्मत पे खर्च कर दिए थे ना? हाँ, ये कर दिए थे। अब खाली ये ऊपर के हमारे खर्चे बचे। देखिए ये खर्चे कहाँ दिखाए जाने हैं? होटल पे खर्चा, ट्रेवलिंग, फॉरेन ट्रेवलिंग, कन्वीनियंस, टेलीफोन एक्सपेंस। एक मिल गया भाई टेलीफोन एक्सपेंस। कितना मिल गया? हमारा मिल गया टेलीफोन 1476 रुपये। देखिए ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वैसा कुछ मैंने छोड़ा नहीं है मैंने। 1476, 1476। गेस्ट हाउस एक्सपेंस, क्लब एक्सपेंस, फेस्टिवल, फेस्टिवल में भी खर्चा है। कंजूस आदमी है, उत्सव में क्या खर्चा करेगा? जीरो है। गिफ्ट, डोनेशन, अरे कुछ नहीं करेगा। ऑडिट फीस, अरे ऑडिट कहाँ से कराएगा? जीरो है, जब ऑडिट में आता ही नहीं तो कराएगा कहाँ से? अदर एक्सपेंसेस, हाँ अब जो चीजें रह गई हैं वो अदर एक्सपेंसेस में आएंगी, जैसे स्टेशनरी। स्टेशनरी का जो खर्च है, कितना खर्च है देखिए। स्टेशनरी का जो खर्चा है वो हमारा 2500 का है। ये लोग इतना रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते हैं ना ये लोग, तो उसका खर्चा ऐड कर लीजिए। इसके बाद क्या खर्चा आता है भाई? इसके बाद बिजली का कोई खर्चा है? बिजली का भी खर्चा नहीं दिया, जीरो ही है। अच्छा, अपने घर में चलाते हैं तो पिताजी भरते हैं, तो काहे का बिजली खर्चा? तो कौन बचा? जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल एक्सपेंस। दुकान पे जो इनका नॉमिनल चाय पानी के जो खर्चे हैं वो हमने इसमें डाल दिए। कितने हैं? वो है हमारे 15,000। अब हर छोटे छोटे खर्चे नहीं लिखे जाते तो उनको जनरल एक्सपेंस में हम बना देते हैं। अब यहाँ पे देखें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया 53 नंबर। नेट प्रॉफिट 331,408। देखिए नेट प्रॉफिट उतना ही आना चाहिए बराबर से। देखिए आया कि नहीं आया? आ गया ना? नेट प्रॉफिट आ गया ना? ये देखिए आ गया नेट प्रॉफिट बराबर 33,14,08। 33,14,08, बहुत सही। इसको आप ऐड कर दीजिए। हमारे दो बड़े काम हो गए और मान लीजिए कि 50% आईटीआर हमारा यहाँ पे फिलअप हो गया। देखिए नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, इसको आप कंफर्म कर दीजिए। साइट बहुत स्लो है आज। देखिए जितने भी हमारे शेड्यूल पूरे हुए वो कंफर्म हो गए। अब शेड्यूल ऑफ बीपी, इसमें आपको खाली चेक करना है कि जो सारी इंफॉर्मेशन है सही है कि नहीं सही है। देखिए ये बिजनेस एंड प्रोफेशन अदर देन द स्पेक्टिव बिजनेस 33,11,08 सारी हमारी यही इनकम है, और कहीं से कोई इनकम। स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफिक बिजनेस, ऐसा कुछ है नहीं, एक ही हमारा बिजनेस है। इसको हमने कंफर्म कर दिया। इन्वर्टर बैठ रहा, अरे मेरा लैपटॉप बंद होने जा रहा था, मैंने इसको ऑन कर लिया। शेड्यूल अदर सोर्सेज को हम क्लिक करेंगे। अदर सोर्सेज से जो हमें इनकम आई है, देख लीजिए वो जो इनकम हमको जनरेट हुई है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप हमको मिलेगी। पहले ऐसा नहीं होता था, हमको भरना पड़ता था, या कहीं अभी भी छूट गया है तो आपको भरना पड़ेगा। तो देख लीजिए ये इनकम आपकी ऑलरेडी भरी आती है। देखिए इंटरेस्ट 40 रुपीज एंड एनी अदर इनकम, देखिए सारी सारी डिटेल आपको आ रही है। पर एक ध्यान दीजिए, ये 40 रुपए की डिटेल उनके 26 एएस में नहीं थी। देखिए कहीं पे ये वो पैसा है ना जो उनको इंश्योरेंस कंपनी दी है, और ये वो पैसा है जो इनको इनकी क्या बोलते हैं बीसी पॉइंट से इनकम हुई है। इसके अलावा कहीं कोई इनकम का जिक्र है? कहीं कोई जिक्र है? कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आपको यहाँ जिक्र मिल रहा है।
तो आईटीआर जब भरते हैं तो बहुत ही डिटेल हमको मिल जाती है। देखिए 40 रुपए है क्या? यहाँ क्लिक किया तो 40 रुपीज़ है इनकम टैक्स रिफंड। इनको पिछली बार 40 रुपए इनकम टैक्स रिफंड मिला था, उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है और देखिए ये इसकी डिटेल इसमें है। देखिए सरकार ही हमें पेपर दे रही है और इसमें 40 रुपीज़ की डिटेल नहीं है, लेकिन इस 40 रुपीज़ की मिसमैचिंग से आईटीआर में दिक्कत हो सकती है। सरकार 1 रुपए में नोटिस भेज देती है तो 40 रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए तो पैसा कैसे आया हुआ है? तो ये पैसा आपका आया हुआ है इंश्योरेंस कमीशन। ये देखिए इंश्योरेंस कमीशन, सब कुछ सरकार को पता है, खाली सरकार आपसे कंफर्म करवा रही है। अब ये CYLA है, डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर द सेट ऑफ द करेंट ईयर लॉसेस। कह रहे हैं करेंट ईयर के लॉसेस जो हों वो आप दिखा सकते हैं इसमें, पर ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। ये हम प्रायः तब भरते हैं जब हमारा कैपिटल गेन या कैपिटल लॉसेस जो हमारी होती है तब हम उसको यहाँ दर्शाते हैं। ये बड़ा शेड्यूल है, थोड़ा सा समय लेता है आने में। देखिए पूछ रहा है, देखिए आ गया सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फॉर्म। देखिए जो हमने भरा ना 33, वहां हमने दिखाया था कितनी इनकम आ रही है। तो ये हर हेड में जो इनकम आई है वो ये यहाँ पे दिखाते हैं। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द इनकम आफ्टर द सेट ऑफ द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, जो आपने को जो आप वहाँ पे आप क्या कह रहे थे, करंट ईयर लॉसेस को दिखाने के लिए कह रहे थे। यहाँ पे हम ब्रॉट फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो पीछे से लॉसेस हम लेके आ रहे हैं। इसके लिए एक हमें अलग से वीडियो हम आपको बना के देंगे। यहाँ अभी आपकी ज्यादा मतलब की चीज नहीं है। देखिए CYLA खुला हुआ है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, परेशान मत होइए, थोड़ा सा समय लगता है, ये अपलोड हो जाता है। अब यहाँ आप पीछे से बैक फॉरवर्ड से कोई लॉसेस लेके आ रहे हैं तो यहाँ इसको दिखाना है, इसलिए इसको भरने के लिए पहले CFL भरना होगा। कह रहे हैं इफ यू ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस प्लीज फिल द शेड्यूल CFL फर्स्ट। ऐसा कुछ है नहीं तो हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, 3-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी। भाई क्या कर सकते हैं जब तक आगे शेड्यूल बढ़ेगा नहीं तब तक हम भी रुके हैं, आप भी रुके रहिए, क्या कर सकते हैं भाई, कुछ कर भी तो नहीं सकते। आईटीआर का नॉलेज एक समुद्र की तरह से है, उसमें बहुत कुछ सीखना है और ये भी सीखना है कि साइट जब नहीं चले तो क्या करना है, ये भी सीखने का विषय है। इसे सेट ऑफ आप कर दीजिए यहाँ पे। कह रहे हैं प्लीज गिव, कह रहे हैं क्वार्टरली ब्रेकअप, ऐसा कुछ। देखिए LTCG एंड ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस पे अलग वीडियो आएगी, बड़ी वीडियो आएगी, तैयार रहिएगा। अब CFL देखिए डिटेल्स ऑफ द पास्ट ईयर लॉसेस टू बी फॉरवर्ड ईयर्स। अब ये कहने का पीछे से कुछ लॉस आप आ रहे हो तो पहले CFL भर लीजिए, वैसे हमारे कोई लॉस आ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेट ऑफ करेंगे। आईटीआर वही कर सकता है जिसको आंकड़ों से खेलने में मजा आता हो। अगर आपको आंकड़ों से खेलने में आपका सर दर्द करता है तो आईटीआर आपके लिए नहीं बना है। आंकड़ों से खेलने में मजा आए, बस यही तो एक बाजीगरी है। हम बात कर रहे हैं शेड्यूल ऑफ एटीजी की बात कर रहे हैं। एटीजी जब हमें कोई डोनेशन दिया हो तो हमें डोनेशन दिया नहीं है तो हम कंफर्म कर देते हैं। अब एसआई क्या है, इनकम ऑफ द चार्जेबल टैक्स ऑफ स्पेशल रेट्स। स्पेशल रेट से आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाए, कुछ ऐसा है।
नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। हमें नॉर्मल रेट पे चार्ज किया जाए टैक्स हमसे। मुझे तो बहुत मजा आता है इन आंकड़ों के साथ खेलने में। पता नहीं आपको मजा आता है कि नहीं मजा आता है, लेकिन मजा आना चाहिए। अगर इस फील्ड में आपको नाम कमाना है तो आपको मजा आना चाहिए, नहीं तो आप टिक नहीं पाएंगे। AMT क्या है? डिटेल्स ऑफ द अल्टरनेटिव मैक्सिमम टैक्स। कोई है? ऐसा कुछ नहीं है मैक्सिमम टैक्स। अब आप कहेंगे सर एक ही चीज बता नहीं रहे हैं भाई, इतना बताने लगेंगे 3 से 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट है, अगर उसको खरीदने जाएंगे सारी बुक्स के साथ तो एक बार में आपका इन्वेस्टमेंट 70 से 80 हजार का होगा, और सब मैं पढ़ाने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी। तो जो आपके मतलब का हो वो आप जान लीजिए, बाकी हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो में बना के डालूंगा। कंप्यूटेशन और टैक्स क्रेडिट अंडर 115 JD, कोई टैक्स क्रेडिट है? तो नहीं है। अब TI पे आए हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हमारा कंप्यूटेशन क्या मतलब? कंप्यूटेशन मतलब कहाँ कहाँ से पैसे आपको आए, ये एक ब्रीफ समरी आप देख लीजिए। तो वो ये पैसे इधर से आए हैं और इतना इधर से आया हुआ है, तो टोटल ये इतने पैसे दो जगह से हमको आ गए हैं। अब कह रहे हैं TTI, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब यहाँ पे जो आपकी इनकम है उस पर टैक्स की गणना होगी। देखिए इस पे एक हम 1000 का आपके ऊपर फी लग रही है, क्योंकि आप 224F में आप पे फीस लग रही है, क्योंकि आपने लेट में कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, कोई टैक्स पेड हुआ है? देखिए यहाँ पे एक चीज छूट जा रही है, कोई टैक्स पेड है? हाँ, तो टैक्स पेड तो था। कोई रिफंड रिफंड भी इन्होंने जीरो कर दिया है, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे यहाँ हम बैक शेड्यूल पे करते हैं क्योंकि हमको पैसा वापस हो रहा था। यहाँ देखिए एक शेड्यूल हम ऐड मोर शेड्यूल करना पड़ेगा, एक शेड्यूल हम भूल गए हैं। देखिए शेड्यूल ऑफ डिटेल ऑफ द टैक्स पेमेंट, एडवांस टैक्स, यहाँ पे आप इसे क्लिक कर दीजिए। ये TDS हमारा कटा है ना, देखिए TDS का कॉलम है ना, ये TDS ये हम छोड़ दिए थे ना, TDS ही तो कहेंगे, टोटल TDS डिपॉजिटेड। तो TDS वाला काम काम हमारा छूट गया था, इसलिए तो पैसे हमें वापस नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि हमें TDS और TCS ये हमें ऑन करना पड़ेगा। इसे आप कंटिन्यू कर दीजिए। अरे भाई आदमी हूँ, गलती हो जाती है। ऐसा आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, उसमें ऐसी कौन सी बात है। अब यहाँ देखिए शेड्यूल 10AA डिडक्शन अंडर सेक्शन 10th A, कोई 10th A में डिडक्शन है। और 10th A क्या होता है इसको मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, धीरे धीरे करके सबकी वीडियो आ जाएगी।
अब ये टैक्स पेड, इसको खोलिए। अब टीडीएस, ये जो टीडीएस 1 होता है ये सरकारी कर्मचारियों का होता है, ये टीडीएस 2 है। देखिए टीडीएस 2 में 11,016 रुपए था, है, इसे क्लियर करके देख लीजिए। अब ये देखिए ये बाई सेल्फ इनका खुद का है, और ये देखिए ये कहाँ कहाँ कितने पैसे मिल रहे हैं और कितने पैसे आप वापस मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से ये आ गया टोटल, हमें 11,000 रुपए उनसे वापस मांग रहे हैं, इसको हमने कंफर्म कर दिया। कभी कभी क्या होता है ये डिटेल शो नहीं होती है। कौन सी डिटेल? ये टैक्स पेड की जो डिटेल होती है ये शो नहीं होती है, बाई मिस्टेक कोई कारणवश हो जाता है। तो ये जो डिटेल आती है ये शो नहीं होती, फिर हमें इसे एडिट, देखिए यहाँ से एडिट करके सारी डिटेल हमको भरनी पड़ती है। ठीक है, तब ये पैसा यहाँ शो होता है। फिर हम यहाँ पे आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हम क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारे ऊपर फीस लग रही थी 1,000 की, लेकिन चूंकि पैसा मेरा 11,000 पड़ा था ना, तब वैसे फीस हमें देनी पड़ रही थी। अब इस तरह से मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है उसी में से 1,000 कट जाएगा और ये पैसा मुझे वापस हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं, डू यू वांट टू एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर hotels and beneficial owner beneficiary otherwise any asset including the financial interest in any country located outside of India। भारत के बाहर कोई एसेट है तो बताना। हैव यूजिंग अथॉरिटी टू अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत के बाहर अकाउंट वगैरह है तो बताना। संपत्ति हो तो भी बताइए, अगर अकाउंट हो तो भी बताइए, तो हमारे भैया नहीं है। इसे हम प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आप यस कीजिए। अगर आप टीआरपी हैं तो अपनी डिटेल यहाँ भरिए और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे चले जाइए। एक बार आपने फॉर्म जो भरा है एक बार पूरा मिला लीजिए, कोई गलती ना हो। तो मुख्यतः मैं मिलाता हूँ कि सेक्शन मेरा गलत नहीं होना चाहिए और जो टैक्स रिजीम है वो मेरी गलत नहीं होनी चाहिए। हालांकि गलत तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं मुख्यतः ये चीजें मिला लेता हूँ। ये गलती क्यों हो? सारी डिटेल यहाँ हो गई, यहाँ हमारा सेक्शन हो गया, यहाँ न्यू रिज्यूम हो गई, यहाँ पे नहीं लेना है, साल नॉट ऑप्टिंग है, और ये कह रहे हैं सेवन प्रोविजो नहीं है, रेजिडेंट में हमारा ये ऊपर वाला हो गया। ठीक है, और हम 115 का हमें नहीं लेना है फायदा, और हमारा पृथ्वी जो सिविल कोड हमारा नहीं है, हमारा स्टेटी बेसिस ही नहीं है, और प्रीवियस ईयर नहीं, डायरेक्टर नहीं है, फर्म नहीं है। अच्छा, हम पीई नहीं है, इनके सब नॉन रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स का हिस्सा है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज 44AA ये जरूर चेक कर लिया कीजिए, छूटे ना। ठीक है, 40 अगर 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम है तो 44AA ऑन कर लीजिए, नहीं तो नोटिस आ जाएगी। और 44A भी ये इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर 2 करोड़ से नीचे का आपका टर्नओवर है तो। मैंने मोटा मोटा मैंने मिला लिया है, मेरे हिसाब से मैंने सही भरा है।
इसको आप जो भी भरना है, आप ये सारे शेड्यूल यहाँ दिए गए हैं, एक एक शेड्यूल खोल के आप अपना चेक कर लीजिए। तो मैं चेक कर चुका हूँ, तो मैं इसको वैलिडेशन के लिए भेजता हूँ। कहीं कोई गलती होगी तो सॉफ्टवेयर ही खुद चेक कर लेगा, कहीं कोई गलती होगी तो ये बताएगा। सक्सेसफुल हो गया हमारा। अब है प्रोसेस फॉर वैलिडेशन, वेरिफिकेशन के लिए हमें जाना है। अब एक एरर कोई मिला हुआ है, कह रहे हैं इनकम डिटेल्स ऑन द selected business code should be entered. Income details of the business code कह रहे हैं इनकम डिटेल्स ऑफ द selected business code under section 44 AD should be entered। कहाँ गलती हुई भाई, देखें, देखिए भाई कहाँ गलती हुई है। अब देखिए कोई भी गलती मिलेगी तो वापस आपको फिर आना पड़ेगा। अब यहाँ बिजनेस कोड हमें चेक करने की जरूरत है कि कौन सा बिजनेस कोड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा कि वहां पे एरर दे रहा था कि जो आपका बिजनेस कोड है वो अंडर सेक्शन 44 एडी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे, जो हाँ हमने नो किया था। ये मिलता कहाँ है, जब हम स्टार्टिंग में आ रहे होते हैं अपने शेड्यूल से पहले, तो वहां पे इसको हम यस कर देते हैं। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। पार्ट ए जनरल में आते हैं, जहां जहां भी सेक्शन हमने 44 एडी को हमने नो किया था वहां वहां हमें से वो यस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आएंगे ऑडिट इंफॉर्मेशन पे, जहाँ पे हम थे। तो यहाँ हमसे पूछ रहा था ना कि ऑडिट इंफॉर्मेशन आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट एज पर सेक्शन 44 ए, तो हमने यस किया था। उसके नीचे था वेयर एसएससी इज डिक्लेयरिंग द इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44 एई एबी एडी, तो हमको 44 सेक्शन एडी के अंदर करना है, तो यहाँ हम यस कर देंगे। ठीक है, आर यू लाइबल टू मेंटेन, नो, मानवे ई सब हम नो करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम सेव कर देंगे, यहाँ हम कंफर्म कर देंगे। तो लगभग हमारा फॉर्म सारा फिलअप पहले से ही था। देख लेते हैं कहीं कुछ शेड्यूल छूटा तो नहीं। सारे शेड्यूल हमें इसकी आवश्यकता नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो इतना 10,000 वापस आ रहा है। हम रिटर्न प्रीव्यू करेंगे। हाँ, जो भी आप पैसा वापस आ रहा है उसे चेक जरूर कर लें आप एक बार, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि रिफंड बिना लिए आईटीआर लोग भर देते हैं। तो हमने यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आके हमने बदलाव किया था, तो बदलाव चेक कर लीजिए आया है कि नहीं आया है। हमने यहाँ पे किया था कि वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन एंड एडीए। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन के लिए क्लिक करेंगे। फिर कोई एक एरर शो कर रहा है, देखते हैं क्या है एरर। हमें लगता है सर्वर की कोई दिक्कत है, इसलिए इस तरह का दिक्कत ये आ रही है। काइंडली इनकम डिटेल्स,
इनकम डिटेल्स पूछ रहा है, इनकम डिटेल्स हमने नहीं दी है। इनकम डिटेल्स कैटेगरी डिफेक्टेड, you will not be allowed to upload the return. Kindly detail income detail for the selected business code under section 44AD. हम देखते हैं अब क्या इसमें कमी आई हुई है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। हम यहाँ प्रोसीड फॉर वैलिडेशन के लिए क्लिक करेंगे आगे। अब देखिए ये हमारा ITR यहाँ तक आ गया है। अब हमको इसको ई वेरीफाई हम तुरंत कर सकते हैं या ई वेरीफाई हम लेटर कर सकते हैं या वेरीफाई बाई ITR रिसिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमको तुरंत मिल जाता है OTP तो हम तुरंत कर सकते हैं, और अगर हम इसको बाद में हम करना चाहें 30 दिन के अंदर तो हम 30 दिन के अंदर हम कर सकते हैं। तो हम भी 30 दिन के अंदर वाला हम एक वीडियो बना लेते हैं। इसको हमने कंटिन्यू कर दिया। इसको कल हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे इसका OTP आता है। वैसे अगर इसको हम OTP यहाँ कर लें तो उनके आधार पे मोबाइल नंबर जाता है, OTP जाती है, वो हमें बता देते हैं। मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। खैर छोड़िए, सुबह कर लूंगा। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ हम सबमिट कर देंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमने क्या किया। जब तक हम एक्सप्लोरर पे काम कर रहे थे तब तक हमें दिक्कत आ रही थी, बार बार एरर शो हो रहा था। जब हमने क्रोम को यूज किया तो हमारा रिटर्न भर गया। या ये मैं क्या बता सकता हूँ कि या तो ये पोर्टल की दिक्कत होगी, यही वजह है कि गूगल क्रोम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, गो टू द डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे रिटर्न ये आपको फुलफिल अवस्था में आपको मिलेगा। अब मेरे ख्याल से आपने ITR भरना देखा होगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और एक नई चीज़ आपने इसमें सीखी कि कभी-कभी क्या होता है कि जब हम अपना ब्राउज़र चेंज कर देते हैं, तो भी हमारी समस्याएँ सॉल्व हो जाती हैं। आपके साथ मैंने भी सीखा कि हमारा जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है, वो हमारे ITR फाइलिंग के लिए ज़्यादा कंपैटिबल है एज की रादर देन एज। ये हमारा एज है, एज पे हम काम कर रहे थे। तो एज पे हम काम कर रहे थे तो धीमे भी चल रहा था और हमें दिक्कत भी कर रहा था, बार बार वो एरर दे रहा था। और जब हम उस चीज को हम क्रोम पे लेके गए, हमने कोई चीज नहीं बदली और हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका स्टेटस हम चेक करना चाहें तो हम यहाँ इसको क्लिक करते हैं, व्यू फील्ड रिटर्न पे जाते हैं तो ये पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन दिख रहा है। हम ई वेरिफिकेशन यहाँ पे इसका हम कर सकते हैं। आइए आपको लगे हाथ हम ई वेरिफिकेशन भी करके हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन है। यहाँ हम व्यू डिटेल को क्लिक करते हैं। अभी देखिए ई वेरीफाई रिटर्न शो होता है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ई वेरीफाई करने के लिए प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको OTP के माध्यम से हम ई वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया। अब इस अवस्था में क्या होता है कि संबंधित के जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चली जाती है। इनको लगता है इनके मोबाइल नंबर पे OTP नहीं लगी हुई है, तो ये इस वजह से ऐसा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इनके आधार नंबर पे मोबाइल नंबर इनके नहीं लगा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को हम बैक करते हैं और ये इनका जो ई वेरीफाई का मेथड है ये बाई पोस्ट ही हो सकता है, या एक दूसरा मेथड होता है हमारा जिसमें हम हाउ टू डू वांट टू वेरीफाई, ये थ्रू ई बैंकिंग हम कर सकते हैं। ई बैंकिंग या डीमेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए मैं कल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसकी भी मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया है।
अब इसको हम बंद कर देते हैं। आप मुझे इसका पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी है लगी होगी और आपने प्रॉब्लम से कैसे लड़ना है, कैसे उनको क्लियर करना है, इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से देखा और सीखा होगा। इसी तरह की अच्छी वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, आपको आईटीआर के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रदान की जाएगी और हमारे जो प्रोग्राम हमने आपको बताया कि आप हमारे सपोर्ट प्रोग्राम के हिस्से हो सकते हैं, आप हमारे सपोर्ट प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आप इस फील्ड में आप आगे करेंगे, अच्छा करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।